बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी को 1 साल हो गया है, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर दफ़ा पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं, लेकिन फिर वही एक लाइन आती है और आप मायूस हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे उन तमाम वजूहात पे जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। बज़ाहिर आपको लगता है कि आप और आपके हस्बैंड दोनों नॉर्मल हैं, लेकिन फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही? लेकिन बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जो आप और आपके हस्बैंड दोनों इग्नोर कर रहे होते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर वो मसाइल हैं, या आपको पता ही नहीं है कि आप वो चीज़ें मिस कर रहे हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करना शुरू करें तो आपकी प्रेगनेंसी 100% पॉसिबल है। आपको किसी भी किस्म की इनफर्टिलिटी नहीं है। तो उन रीजंस में से जो पहली वजह है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी वो है रॉन्ग टाइमिंग। रॉन्ग टाइमिंग एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से 80% कपल्स, 80% जोड़े हामला नहीं हो पाते। वजह इसकी ये है कि या तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते हैं, दोनों डे एंड नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं, या फिर शोहर जो है उसकी रिमोट एरियाज में यानी शहर से बाहर जॉब होती है, वो हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद घर आता है। या बहुत सारे ऐसे कपल्स भी हैं कि जहाँ पे शोहर मुल्क से बाहर काम कर रहे होते हैं और वो कभी कभार 1 या 1.5-2 महीने की छुट्टी पे आते हैं। अब आते तो वो घर पे हैं, रेगुलर इंटरकोर्स भी करते हैं उसके बाद, लेकिन प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो अपने ओव्यूलेशन के डेज को मिस कर रहे होते हैं, जिन दिनों में अंडा रिलीज होता है, जो दिन उनकी मैक्सिमम फर्टिलिटी के, मैक्सिमम हमल ठहरने के होते हैं, वो उस दिन को प्लान करके घर नहीं आते। अब वो दोनों इन दिनों में इकट्ठे नहीं होंगे तो उसके अलावा जितने भी दिन साथ रह ले प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आपको अपनी टाइमिंग जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए। हस्बैंड जो है वो उन दिनों में छुट्टी पे घर आए जिन दिनों में आपके ओवुलेशन डेज चल रहे हों, और ओवुलेशन डेज जो हैं वो सिर्फ 12वां, 13वां या 14वां दिन ही नहीं होता। सम टाइम आपकी ओवुलेशन इससे पहले भी हो जाती है, यानी अंडा इससे पहले भी रिलीज हो जाता है, और कभी कभार से 15 दिन तक ओवुलेशन का टाइम हो सकता है। इन दिनों में आपके मियाँ का और आपका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और जो हस्बैंड्स बाहर से आते हैं उनको भी ऐसी ही प्लानिंग के साथ आना चाहिए कि वो उन दिनों में घर ठहरें जिन दिनों में के मैक्सिमम ओवुलेशन के डेज होते हैं, मैक्सिमम फर्टिलिटी के डेज होते हैं, जिन दिनों में कि औरत का अंडा रिलीज होता है। क्योंकि अंडा एक दफा रिलीज हो जाए तो वो 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, मतलब कि वो कारआमद नहीं होता, उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है, हमल के काबिल नहीं रहता। कोशिश करें कि आपकी टाइमिंग बेहतरीन हो, आप उन्हीं डेज में इकट्ठे हों कि जो आपके मैक्सिमम फर्टिलिटी के डेज हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन जो आप लोगों को पता ही नहीं होता, सब कुछ बेजाहिर आपको लग रहा होता है कि ठीक है, लेकिन असल में ठीक नहीं होता, वो ये है कि फीमेल जो है उसके पीरियड इरेगुलर होते हैं, 10 से ज्यादा दिन ऊपर चले जाते हैं, या फिर पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, 15-15 दिन बाद ही आ जाते हैं, लेकिन उसने कभी नोटिस ही नहीं किया। इन चीजों को वो नोटिस नहीं करती, उनको लगता है कि उनकी शुरू से ही रूटीन ऐसी है, लेकिन ऐसे में उनकी जो ओवुलेशन है वो इरेगुलर होती है। मतलब कि ओवुलेशन उन दिनों में नहीं होती जिनके रेगुलर पीरियड्स होते हैं उस हिसाब से होनी चाहिए। मीन्स के उनके कुछ साइकिल्स में तो अंडा रिलीज होता है और कुछ में नहीं होता, और फिक्स डेज नहीं होते अंडा रिलीज होने के। फिर इसके अलावा अगर इन फीमेल्स के पीरियड्स रेगुलर भी हों तो भी अगर उनका वजन ज्यादा है, अगर उनके चेहरे पे दाने ज्यादा आ रहे हैं, या चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उनको डॉक्टर को विजिट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि अंडरलाइंग जो है इसका कॉज, इसके पीछे इसका जो रीजन होता है वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, और मिलते हुए मियाँ से तकलीफ होती है, या फिर पीरियड से पहले बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और इसी तरह से ये बदबूदार पानी होता है, और ये पुराने कई सालों से चलता आ रहा है, उसने कभी इलाज ही नहीं कराया, और उसको यही कहा जाता है कि ये तो नॉर्मल होता है, ये आम लिकोरिया औरतों को होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन, ये डिस्चार्ज ज्यादा अरसे तक रहे तो ये आपकी ट्यूब्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, ये आपकी विजाइनल एनवायरनमेंट को, यानी विजाइना के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जिसमें कि फिर स्पर्म्स अलाइव नहीं रह सकते और वो ऊपर अंडे तक नहीं जा सकते। इसके अलावा ये पीएच को डिस्टर्ब कर देता है, और वो पीएच हामला होने के लिए बेहतर नहीं होती। फिर एक और बहुत बड़ा रीजन जो देखने में आया है, जो कि औरतों ने कभी जिस पे ना तो सोचा है जिसके बारे में, और ना ही उनको लगा है कि हमने वर्कअप कराना है,
वो है कि उनको थायराइड का इशू होता है। थायराइड हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जो कि थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, और ये थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा घर पे बैठे हुए कि आपका थायराइड डिस्टर्ब है? उसमें या तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है एक अरसे से, या फिर आपको लूज मोशन रह सकते हैं, या फिर आपका एकदम अनकंट्रोल्ड वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, भूखे रहने के बावजूद वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, या फिर ब्लीडिंग बहुत कम होगी, या फिर बिल्कुल ही नहीं होगी। तो ये तमाम साइन एंड सिम्टम जो हैं, ये तमाम अलामात जो हैं, ये थायराइड के प्रॉब्लम्स को शो करती हैं। तो जिन खवातीन को इस तरह के मसाइल हों, उनको भी हामला होने में मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि थायराइड जो है ना वो आपकी ओवुलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इससे टाइमली ओवुलेशन नहीं होगी, या फिर अच्छी क्वालिटी के एग्स नहीं बनेंगे, या आपके जो एग्स हैं वो सही साइज के, मेच्योर साइज के नहीं होंगे, इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि वो हमल ठहराने में कामयाब हो सकें। दूसरा बड़ा मसला जो देखने में आया है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी खवातीन को पता ही नहीं होता कि उनको क्या चल रहा है, ना उन्होंने कभी अल्ट्रासाउंड कराया होता है इसके लिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में सिर्फ शदीद दर्द हो सकता है पीरियड्स के दौरान, या फिर यूरिन पास करते हुए दर्द हो सकता है, या पखाना करते हुए औरतों को तकलीफ होती है, या इंटरकोर्स करते हुए तकलीफ हो सकती है। लेकिन सम टाइम इसको वो नॉर्मल समझती हैं, और बहुत सारे टेस्ट कराने के बावजूद जो कि नॉर्मल होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही होती। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब हम एक खास टेस्ट कराते हैं एंडोमेट्रियोसिस के लिए, या फिर ऐसी औरतों का कैमरे वाला टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि इनको तो एंडोमेट्रियोसिस है, और एंडोमेट्रियोसिस ऐसी बीमारी है जो कि ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती है, ट्यूब्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है, एग्स को डिस्टर्ब कर सकती है, आपकी अंडेदानियों के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है, और फिर इन रिटर्न क्या होगा, इन रिटर्न आप फर्टिलिटी अचीव करने में, आप हामला होने में नाकाम रहेंगी। अगर आप लाहौर से बाहर से हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए राब्ता कीजिए, और अगर आप लाहौर से हैं तो आप क्लिनिक पे फिजिकली आके कंसल्ट कीजिए। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसका जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाए, जितनी जल्दी तशखीस हो, उतना ही अच्छा इलाज होता है, क्योंकि अगर ये बढ़ जाए तो फिर आपको आईवीएफ की तरफ भी जाना पड़ सकता है। अगर आप बहुत सारे टेस्ट करा चुके हैं, वो सारे नॉर्मल भी आ चुके हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा हिडन रीजन है जिसकी वजह से आपको हामला होने में मसाइल हो रहे हैं। एक और बड़ा मसला जो देखने में आया है वो है माँ की उम्र, मैटरनल एज। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो शादी आपकी लेट हुई है, या फिर उम्र 35 साल हो गई है और अब आके आपने प्लान करना शुरू किया है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप डॉक्टर से रजू कीजिए, क्योंकि 35 साल के बाद आपके एग्स भी नंबर में कम रह जाते हैं और उनकी क्वालिटी भी बेहतर नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करती जाती है। तो बजाय इसके कि घर बैठ के आप हामला होने का इंतजार करें, 35 साल के बाद जरूर जरूर आप डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए, और प्रॉपर प्लानिंग के तहत आप हामला होने के लिए कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जिसको कि सोसाइटी बहुत ज्यादा इग्नोर करती है और जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, और अगर हम पेशेंट से बात करें तो वो भी कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा रहने दे, ये नहीं हो पाएगा, तो ये है मेल का टेस्ट। मेल्स अपना टेस्ट कराना ही नहीं चाहते, और बहुत सारे मेल जो है ना वो कहते हैं कि मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी परफॉर्मेंस ठीक है, मुझे तो मसला हो ही नहीं सकता, मेरी फैमिली में तो कभी किसी को मसला ही नहीं हुआ। तो ऐसे में हम फीमेल के तमाम टेस्ट कराते हैं, उसको मेडिसिन देते रहते हैं, सालों पेशेंट मेडिसिन लेती रहती है, और फिर एंड पे जब हम बहुत ज्यादा इस्रार करने के बाद मेल से उसके टेस्ट कराते हैं तो उसमें प्रॉब्लम निकल आता है। तो इसलिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और साल एक हो गया है आपको शादीशुदा हुए 1 साल हो गया आपको प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करते हुए, तो सबसे पहले आप फीमेल के साथ साथ मेल का भी टेस्ट लाजमी कराइए। मेल के टेस्ट में हस्बैंड सीमन एनालिसिस होता है, क्योंकि समटाइम्स सीमन एनालिसिस कुछ पैरामीटर्स हैं, उसमें स्पर्म काउंट कम हो सकता है, आदमी के जरासीम कम हो सकते हैं, उनकी हरकत मुतासिर हो सकती है, प्रॉपरली हरकत नहीं कर रहे होते, या फिर उनकी साख्त में भी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमल ठहरने में मसला हो सकता है। क्योंकि हमल सिर्फ एग से या अंडे से तो नहीं होना, हमल तो दोनों के मिलाप से होना है, और अगर अंडे में या फिर स्पर्म में दोनों में से किसी में भी मसला है तो फिर हमल नहीं होगा। एक और बहुत बड़ा मसला जो देखने में आया है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है या फिर हमल होने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो है स्ट्रेस।
स्ट्रेस हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ना सिर्फ फीमेल को बल्कि मेल को भी। फीमेल को क्या स्ट्रेस होता है, फीमेल की शादी हुई, इसकी फ्रेंड्स की भी उसी सेम टाइम में हो गई, या फिर उसकी फैमिली में उसके रिलेटिव्स में भी उन्हीं दिनों में शादी हो गई, उनकी प्रेगनेंसी हो गई, इसकी नहीं हुई। अब उनको ताने सुनना पड़ रहे हैं घर वालों के कि तुम्हें तो कोई मसला लग रहा है, तुम तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। दूसरी साइड पे जो मेल है उसके लिए बहुत ज्यादा आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वो स्ट्रेस का शिकार रहते हैं फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, वर्कलोड की वजह से, घरेलू जो सास और जो बहू है उनके जो आपस में प्रॉब्लम चल रहे होते हैं उसमें भी वो पिस जाते हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रेस है ये बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा दुश्मन है आपके स्पर्म्स की हेल्थ के लिए, आपके एग्स की, अंडों की हेल्थ के लिए। सो कोशिश करें कि आप स्ट्रेस को कम से कम लें, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहें और अपने आप को एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके खुद को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी फर्टिलिटी पे बहुत बुरे असर डालता है। स्ट्रेस के बाद एक और चीज जो देखने में आई है वो है आपकी नींद। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी में, आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो कि सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो ना सिर्फ मेल में बल्कि फीमेल में भी बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों पार्टनर्स को एटलीस्ट कम से कम रात की जो नींद है वो 6 से 8 घंटे पूरी करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप नॉन स्टॉप लगातार 6 से 8 घंटे की नींद लें, जिससे आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, तमाम सिस्टम्स रिलैक्स होंगे और सारे सिस्टम्स प्रॉपरली काम करेंगे और नॉर्मल तरीके से काम करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन जो प्रेगनेंसी में हर्डल है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, वो है डायबिटीज। अगर दोनों पार्टनर्स में से कोई एक डायबिटीज का शिकार है, शुगर का शिकार है, और वो शुगर पे कंट्रोल नहीं कर रहे और प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन जानिए ऐसी सूरत हाल में प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो डायबिटिक आदमी होते हैं उनके स्पर्म जो है वो ठीक नहीं बन पाते, या फिर जो डायबिटिक फीमेल्स हैं उनके एग्स जो हैं, जो अंडे हैं, वो सही क्वालिटी के नहीं बन रहे होते। तो ऐसी सूरत में हमल ठहराना बड़ा मुश्किल होता है, और जैसे ही इनकी डायबिटीज कंट्रोल होती है उनकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो जाती है। सो ये तमाम जितने भी मैंने आपको हिडन रीजंस बताए हैं, अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी है, अगर आपको पता है कि आप इन चीजों का शिकार हैं, तो लाजमी डॉक्टर को विजिट कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इनमें से किस चीज का शिकार हैं। मैं जरूर आपको उसका हल बताने की कोशिश करूंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास हाजिर होंगी इन तमाम वजूहात के हल के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।